हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। जहां पर मिलती हैं आपको ऐसी वीडियोस जिनको देखने के बाद फर्दर यूट्यूब पे जाकर के आपको और कोई भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं रहती। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12th बिजनेस स्टडी के यूनिट 1 से चैप्टर नंबर 1.2 मीन्स फर्स्ट यूनिट से सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पहले तो हमें चैप्टर का थीम समझना है कि इस चैप्टर में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज, सो इन दिस चैप्टर वी विल कंपेयर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट विद थ्री थिंग्स। फर्स्ट, with the nature of science, second with the nature of art, and third with the nature of profession। तो मतलब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट को कंपेयर करके देखने वाले हैं कि जो मैनेजमेंट का नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, क्या वो साइंस के की तरह है, साइंस के नेचर से मैच करती है, क्या वो मैनेजमेंट की जो नेचर है, क्या वो आर्ट मीन्स कला के नेचर से मैच करता है या नहीं। और अगर नेचर ऑफ साइंस और नेचर ऑफ मैनेजमेंट सेम हुए तो वी कैन से मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो इसे हम लिखेंगे मैनेजमेंट एक साइंस है। सिमिलरली अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट नेचर ऑफ आर्ट से अगर मैच करता है तो वी विल राइट इट एज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है, पूरी तरह से कला है। तो हमें सिर्फ नेचर ऑफ मैनेजमेंट को कंपेयर करना है साइंस के साथ, आर्ट के साथ, और थर्ड होगा प्रोफेशन के साथ में। दोस्तों, हम कंपेयर कैसे करेंगे? बिफोर वी स्टार्ट मैनेजमेंट एज अ आर्ट, फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज साइंस। मैनेजमेंट को साइंस बोलने से पहले कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, तो मैनेजमेंट को इन फॉर्म ऑफ साइंस टेस्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले साइंस को समझें कि साइंस क्या होता है और साइंस के कुछ फीचर्स को देखें। अगर हर एक फीचर जो कि साइंस में है, अगर वो फीचर मैनेजमेंट में भी पाया जाता है तो ही हम इसे मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। सिमिलरली यही वर्क हम फिर आर्ट की फॉर्म में भी करने वाला है। तो इससे पहले हमें क्या समझना है? सिमिलरली हम एक बेसिक थीम आपको बताने वाला हूँ, एक बेसिक तरीके से। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ दो पर्सन हैं, संता और बंता। एक पर्सन है संता और ये पर्सन है बंता। मैं कहता हूं संता और बंता, ये दोनों जो पर्सन हैं ये बिल्कुल सिमिलर है, मतलब इनके नेचर पूरी तरह से मैच करते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बोथ आर ट्विंस। तो किन बेस पे कह सकते हैं कि संता और बंता दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिलर हैं बिल्कुल? किन किन बेसिस पे बोल सकता हूँ? इसलिए हम कुछ बेसिस लेंगे। पहले वी कैन से कि जो चीज़ें संता को अच्छी लगती हैं वही चीज़ें बंता को अच्छी लगती हैं। जो संता की हाइट है वही बंता की भी हाइट है। जो संता का वेट है वो बंता का भी वेट है। मतलब मैं हाइट को एज अ पैरामीटर, एज अ बेस लेकर के इन दोनों को सिमिलर बोल सकता हूँ। मैं वेट को भी एक पैरामीटर ले सकता हूँ और उसके बिहाफ पे भी कह सकता हूँ कि जो वेट संता का है उतना ही वेट से 60 kg वेट अगर संता का है तो 60 kg वेट ही बंता का है। तो मतलब जो हम पैरामीटर लेने वाले हैं बस हमें वो पैरामीटर ही देखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट एज अ साइंस, प्रबंध विज्ञान के रूप में। लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज साइंस। पहले समझते हैं साइंस क्या होता है। साइंस को हम क्या बोलते हैं? साइंस अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। डियर स्टूडेंट, साइंस को हम नॉलेज तो हैं लेकिन एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ? ये कोई डिसऑर्डर या रैंडम नॉलेज नहीं है, बल्कि साइंस में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। तो दैट्स वाई साइंस नॉलेज है, लेकिन किस तरह का? सिस्टेमैटिक, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को कहा जाता है, विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित ज्ञान का एक ऐसा समूह है जो कि बेस्ड है कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर। एज वी नो साइंस ऑलवेज प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है।
साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है। लाइक अगर इसमें मार्कर को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, हालांकि मैंने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया था, फिर भी ये मार्कर नीचे आ गया, तो यहाँ भी एक प्रिंसिपल काम कर रहा है। होप यू ऑल नो कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रहा है। तो साइंस क्या है? सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, और यू कैन से अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, जो कि कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फर्दर वी कैन से दैट एक्सप्लेन्स। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको जिस चीज को मेनली अंडरस्टैंड करना है वो है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हमें अच्छे से समझना। साइंस जो होता है वो ऑलवेज कोजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती है। नाउ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है? मतलब साइंस में जो भी कोई इफेक्ट मीन्स कोई रिजल्ट हमारे सामने आता है तो ऑलवेज उसका कोज, उसका रीजन हम फाइंड आउट करते हैं कर रहा है। लाइक अगर मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ अपर डायरेक्शन में तो इसके नीचे आने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो वो उसके पीछे काम कर रहा है। दैट्स वाई कि जो साइंस है वो ऑलवेज किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? वो इफेक्ट एंड कोज रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। अब कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट, कोई भी इफेक्ट हमारे सामने अगर है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है जो काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा आपको। मैंने एक बार अपने ही किसी फ्रेंड जो कि एक साइंस टीचर थे, उनसे एक क्वेश्चन किया, सर व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज मैजिक। बेसिकली मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड साइंस। डियर स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही है, लाइक कोई फायर बर्न कर रहा है अपने हाथों से, तो अगर मुझे नहीं पता उसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से वो चीज़ हो रही है, सो नाउ दिस इज मैजिक फॉर अस, ये हमारे लिए मैजिक है। लेकिन अगर मुझे रीज़न पता है कि उसने कौन सा केमिकल अपने हाथ पे लगाया हुआ है, इट माइट बी पॉसिबल कि कोई केमिकल उसने अपने हाथ पे लगा रखो, दूसरे हाथ पे भी कोई केमिकल हो जिनको ऐसे करने से फायर बर्न हो रहा है। सो दिस इज साइंस। मीन्स अगर मुझे पता है कि वो चीज़ हो रही है, वो क्यों हो रही है, तो दिस इज साइंस। लेकिन अगर मुझे उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है तो वही चीज़ मेरे लिए एक मैजिक की तरह होती है। तो साइंस ऑलवेज किस चीज़ के होता है? इफेक्ट जो होता है उसके पीछे एक कॉज फाइंड आउट करती है। चलिए अब जरा टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट करते हैं एज अ साइंस। ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस होता है कि नहीं होता है। एंड फॉर दैट नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर सम फीचर ऑफ साइंस विद अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। जो अब तक हमने पढ़ा है मैनेजमेंट के बारे में, तो अपने उस मैनेजमेंट के नॉलेज के, मैनेज का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा, हमने फीचर्स पढ़े हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ा है, तो इनके साथ कंपेयर करेंगे क्या जो फीचर ऑफ साइंस है वो सारे फीचर मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस को जैसा कि हमने मीनिंग में भी देखा कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। साइंस एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि सिस्टमैटिक भी है और वो बेस्ड है सम सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। साइंस जो है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल है। नाउ लेट अस सी, क्या मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इज मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और नॉट? For your information, let me tell you, in unit number 2nd, we will study about some principles of management. हैं प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल ऑफ FW टेलर, जो एक फेमस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रहे हैं, उनके प्रिंसिपल को हम पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स होते हैं। सो अगर मैं साइंस को एक ऐसा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बोल रहा हूं जो कि प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इन दिस वे मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और जो कि वो भी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अब सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? मैनेजमेंट में भी चीजें रैंडम नहीं होती हैं।
मैनेजमेंट के अंदर भी चीज़ें क्या होती हैं, सिस्टमैटिक तरीके होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट प्लानिंग, देन वी विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, देन वी स्टडी अबाउट स्टाफिंग, देन वी स्टडी अबाउट डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दीज आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आपने इनके बारे में सुना होगा. मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वाले फीचर में हमने इन्हीं चीज़ों का लॉजिक दिया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेस में वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की, आप उसको देख लें अच्छे से, और उसमें जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है उस पॉइंट को आप पढ़ लें. तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैनेजमेंट में भी जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं, किसी भी ऑर्डर को ब्रेक नहीं करा जाता. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और प्रिंसिपल पर बेस्ड है. तो फाइनली कैन वी से मैनेजमेंट इज साइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर. जस्ट थिंक अबाउट इट. ये फीचर जो साइंस में है पूरी तरह से मैनेजमेंट में भी है. तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी हेडिंग को एक्सप्लेन करोगे तो उस हेडिंग पर एक्सप्लेन करने के बाद जो आपकी लास्ट लाइन होनी चाहिए, इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ क्लियर आंसर वेदर वी एक्सेप्ट द मैनेजमेंट एज अ साइंस. अगर आप साइंस वाले फीचर को डिफाइन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट हेडिंग और यू कैन से दैट फीचर और नॉट, उस फीचर के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट को साइंस मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्लियर आंसर की फॉर्म में होनी चाहिए. तो योर लास्ट लाइन मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ये चीज होनी चाहिए, तो आपकी ये लास्ट लाइन होनी चाहिए. क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो फाइनल में आंसर कहता हूं यस. तो यहां पे हमारा डिस्कशन कहता है यस, मैनेजमेंट इज साइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर. वी कैन से अकॉर्डिंग to this feature of science, you can say according to this feature we can accept management as science. तो एक क्लियर आंसर की फॉर्म में आपने इस चीज को लिखना है. अकॉर्डिंग टू दिस फीचर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आंसर होगा यस, डेफिनेटली इस फीचर के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को साइंस मान सकते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, एंड दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. मीन्स जो साइंस के प्रिंसिपल हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो बने कैसे हैं. ऐसे तो नहीं है कि किसी भी पर्सन ने कह दिया और साइंस के प्रिंसिपल्स बन गए, या कहीं पे कोई चीज एक बार हुई और साइंस का प्रिंसिपल बन गया. नहीं, जो प्रिंसिपल ऑफ साइंस है ये बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस. रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया गया. ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसको थ्रो किया और ये नीचे आया और यहीं से प्रिंसिपल बन गया. नो, हजारों लोगों ने चीज को करके देखा और जिसने भी करके देखा हर बार यही रिजल्ट आ रहा था कि किसी भी चीज को ऊपर की तरफ अगर थ्रो करते हो तो वो बार बार नीचे की तरफ आ रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से तब जाकर के ये प्रिंसिपल बना. ऐसे ही जब भी कोई लेबोरेटरी में जाकर के एक्सपेरिमेंट करा जाता है, मान लीजिए कि केमिकल है और दूसरा एक केमिकल है, से एक केमिकल है ए, दूसरा केमिकल है बी. अगर इन दोनों केमिकल को हम मिक्स करें तो फर्दर एक केमिकल जनरेट होता है. मान लीजिए कोई पिंक कलर में कोई केमिकल जनरेट होता है तो उसका जो कलर है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ऐसा किया और पिंक कलर बना और इसी को प्रिंसिपल बना दिया से. नो, हजारों लोगों ने इसको बार बार करके देखा, बार बार करके देखा कि ए केमिकल के अंदर बी केमिकल मिक्स करेंगे दोनों को तो एक वो जो कलर है उनका मान लीजिए वो टर्न हो जाता है इनटू पिंक कलर. तो जाकर के फाइनली कोई प्रिंसिपल हमारे सामने आया कि थर्ड जो केमिकल है वो यहाँ से कंबाइन हो रहा है जो कि पिंक कलर का होता है. तो इसी तरह से अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, जो कि साइंस के प्रिंसिपल हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है. हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तो क्या होते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. बट अब हमने कहा प्रिंसिपल्स तो मैनेजमेंट में भी होते हैं, तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड हैं? क्या इनको भी लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट किया गया है? एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस दे आर लेबोरेटरी टेस्टेड? नो. सो डियर स्टूडेंट, यहां जाकर के मैनेजमेंट थोड़ा लैक कर जाता है. और जो प्रिंसिपल ऑफ
मैनेजमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पर नहीं बनाए गए। दे आर नॉट लैबोरेटरी टेस्टेड, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पास्ट में जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट या जो मैनेजर्स रहे हैं उनके अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे और अपने पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर बनाए गए हैं। इन्होंने पाया कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जब बार बार एक ही तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है तो एक पर्टिकुलर तरह के एक्शन लेने से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज़ उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाया कि जब भी उस पर्टिकुलर टाइप की कोई सिचुएशन अराइज होती है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइप है सिचुएशन का और एक पर्टिकुलर एक्शन लेने से वो सॉल्व हो रही है, तो उनके पर्सनल उस ऑब्जर्वेशन की वजह से उन्होंने इसको एक कहीं पे लिख दिया एक रूल की तरह कि जब भी सिचुएशन राइज होगी इस तरह का एक्शन लेने से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उनके पर्सनल ऑब्जर्वेशन की वजह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मेट हुए हैं। हालांकि कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट पर भी बेस्ड रहे हैं, जिनको कुछ एक तरह का एक्सपेरिमेंट करके भी कुछ सर्कमस्टांसेस में बनाया गया है, बट नॉट ऑल। Most of the principle of management are based on personal observation and personal experience। तो यहां पर हम क्या कहें, साइंस के सारे प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं, बट मैनेजमेंट के मोस्टली जो प्रिंसिपल हैं वो तो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बट द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। सो क्या हम इसको साइंस बोल सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, कुछ हद तक तो बनता है क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स तो हैं, पार्शियली हैं। तो फाइनल में हम उसको क्या कहें? हम कहेंगे कि हाँ कुछ परसेंट तो ये लॉजिक बैठता है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो हम इसको फाइनली क्या लिखने वाले हैं? नो। पार्शियली भी आप लिख सकते हो, मैनेजमेंट इज पार्शियली साइंस, बट इसको मैं कहूँगा अभी के लिए नो। मतलब पार्शियली देखा जाए तो ये फीचर मिलता है, बट आप इसको क्या कहेंगे? नो, कि मैनेजमेंट क्या है इसके अकॉर्डिंग? साइंस नहीं है। सो फाइनल लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी, मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस। ओके, इट मीन्स मैनेजमेंट को हमने क्या कह दिया? मैनेजमेंट को हमने प्योर साइंस नहीं कहा, पूरी तरह से नहीं है, मिलता जुलता जरूर है। चलिए अब जरा हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंस है माय डियर स्टूडेंट, उनको जब भी आप अप्लाई करोगे और जहां पर भी आप अप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस है वो ऑलवेज सेम आएगा। मतलब एनी टाइम एनीवेयर जब भी आप इनको अप्लाई करते हो तो इनका जो रिजल्ट होता है, एनी टाइम एनीवेयर जब भी हम इनको अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज सेम आता है। ये रिजल्ट कभी भी वेरी नहीं करता। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी में हम क्या करते हैं? एनी टाइम और एट एनी प्लेस अगर हम इनको अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंस को अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट मस्ट बी सेम एवरी टाइम। तो जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज सेम होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि इन द मॉर्निंग मैंने मार्कर को ऊपर थ्रो किया ये नीचे आया, इन द नून अगर मैंने अप्लाई किया तो ऊपर ही चला गया, नीचे ही ना आया, और इन द इवनिंग अगर मैं ट्राई किया फिर ये नीचे आ रहा है। नो, आप दिन के 24 घंटे में कभी भी ट्राई कीजिए, ये रिजल्ट सेम देगा। ऐसा भी नहीं है कि हम इंडिया में ऐसा कर रहा हूँ तो ये मार्कर नीचे आ रहा है, बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता और फिर इसको अप्लाई करता तो ये ऊपर ही चला जाता, नीचे ही नहीं आता। पूरी अर्थ पे इसको जहाँ भी अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट सेम ही देगा इस पूरे प्लैनेट के ऊपर।
तो इट मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ साइंस है वो यूनिवर्सल वैलिड है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब एट एनी टाइम एट एनी प्लेस अप्लाई करो और रिजल्ट विल बी सेम, हर बार रिजल्ट सेम होगा। लेकिन अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की और देखते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी ये चीज कॉमन होती है। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जब भी अप्लाई किया जाता है रिजल्ट एवरी टाइम सेम आता है? माय डियर स्टूडेंट, नो। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे सराउंडिंग से, बिजनेस इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। एंड सेकंड की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दीज आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग, वो हम पर, आप पर, इंसानों के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर बेस्ड है। एंड द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जो नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, हमारे ऊपर हर चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। कभी हम एग्रेसिव मूड में होते हैं तो कभी हम सैड मूड में होते हैं तो कहीं हम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में होते हैं। तो मतलब हमारा जो नेचर है वो भी टाइम टू टाइम सिचुएशंस की वजह से वो बदलता रहता है। दैट्स वाई जो नेचर ऑफ जो मैनेजमेंट है और यू कैन से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका भी रिजल्ट हर बार एक जैसा नहीं होता। लाइक डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल होता है हमारे पास, कि काम को अगर बांट के किया जाए या किसी एक एम्प्लॉई से अगर एक ही काम को आप बार बार करवाते हो देन ही मस्ट बी द एक्सपर्ट ऑफ द वर्क। मान लीजिए पर्सन है, मैं इसे एक ही काम बार बार करवा रहा हूँ पिछले 2 साल से 3 साल से, देन ही मस्ट बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट वर्क। वो सिंपल सा लॉजिक है, एक ही काम को बार बार कर रहा है एक्सपर्ट बनेगा ही बनेगा। बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, हो सकता है इसी एक काम को करते हुए पर्सन बार बार करते बोर हो जाए, इसे वो काम बोरिंग लगने लगे। अगर इसको वो काम बोरिंग लगने लग गया तो उस काम का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा अच्छा नहीं होगा। हो सकता है उसको अगर बोरिंगनेस की तरह इसने लिया तो उसका रिजल्ट अच्छा होने की बजाय बैड हमें रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्वालिटी अच्छी आने की बजाय बुरी क्वालिटी वहाँ पे हमें मिलेगी। इट मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हमें हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे सोच ही सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा? नो। और एक लास्ट लाइन आपकी तरफ बन जाएगी, वी कांट एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज अ साइंस अकॉर्डिंग टू दिस फीचर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, कोई भी चीज जो हो रही है देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। एंड इन साइंस वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दैट कॉज, और जितने भी जो प्रिंसिपल हैं वो इस इफेक्ट और कॉज रिलेशनशिप की वजह के से ही बने हैं साइंस के अंदर। लेकिन अब अगर हम बात करें क्या मैनेजमेंट में भी हम अंडर मैनेजमेंट इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट, in future we will study about a function of management which will be the last function of management that will be controlling। तो जब कंट्रोलिंग फंक्शन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम एग्जैक्टली यही लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं। हम जो टारगेट्स प्लानिंग में लेके चलते हैं इन द बिगिनिंग, अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता तो इन कंट्रोलिंग ऑलवेज हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से रीजंस मींस कॉजेज डेविएशंस उसके पीछे काम कर रहे थे। जो टारगेट हमने डिसाइड हुआ था और जो हम उसको अचीव नहीं कर पाए तो कौन कौन से वो रीजंस थे हम उसको अचीव नहीं कर पाए। तो ऑलवेज हम कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर अंडर द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम किसी भी रिजल्ट का कारण जानने की कोशिश करते हैं और ना सिर्फ उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं बल्कि वहां पर करेक्टिव स्टेप्स भी ले जाते हैं, मतलब उसको ठीक भी करा जाता है सो दैट कि वो प्रॉब्लम इन फ्यूचर कभी अराइज ना हो। सो फाइनली अगर मैं यहां कहूं तो अकॉर्डिंग टू दिस फीचर मैनेजमेंट इज साइंस। यस, क्या कहेंगे? मैनेजमेंट इज साइंस। ये चीज जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली है कि हम किसी भी रिजल्ट का आउटकम का हमेशा कॉज पता करते हैं, मैनेजमेंट में बेचेस की जाती हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। और फाइनल कंक्लूजन में अब हमें देखना है कि इन सभी चीज़ों को देख करके कैन वी फाइनली से मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। क्या अब मैनेजमेंट को पूरी तरह से साइंस मान लिया जाए?
चलिए जरा एक एक फीचर को देखते हैं। अगर फर्स्ट फीचर की हम बात करें तो यहाँ पे आंसर था यस, मैनेजमेंट साइंस है। अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो आंसर था नो, पार्शियली मैच कर रहा था। हम अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड फीचर के अकॉर्डिंग क्लियर नो था, लेकिन फोर्थ फंक्शन में भी हमारे पास यस आया। तो मतलब कुछ यस, कुछ क्लियर नो और कुछ में यस नो बोथ पार्शियली। तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा? सो माय डियर स्टूडेंट, फाइनल कंक्लूजन हम कहेंगे कि मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है, लेकिन जो बिहेवियर है मैनेजमेंट का, मीन्स उसकी कुछ फीचर मैच करते हैं, दैट्स वाई बिहेवियर है जो मैनेजमेंट का वो कुछ साइंस से मिलता जुलता ही है। तो फाइनल हमारा आंसर रहेगा यहां पर मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस बट इट्स अ सॉफ्ट साइंस और इट्स अ बिहेवियरल साइंस। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? So this is the end result. So उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नोट्स के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक को कवर करेंगे, होगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।